कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के उस अजीबोगरीब सीन से जहां एक प्रिजनर को टॉयलेट जाना था, लेकिन उसके हाथों की हथकड़ी ऊपर एक पानी के पाइप से बहुत ऊंचाई पर बंधी थी। वो नीचे बैठ ही नहीं पा रहा था। उसने गार्ड से हथकड़ी खोलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो प्रिजनर इतना इंपॉर्टेंट था कि गार्ड की कोई भी डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं हुई। बात सार्जेंट से होते हुए लेफ्टिनेंट और फिर जनरल तक पहुंची। अब यहाँ हम देखते हैं कि जनरल भी इतना डरा हुआ था कि वो बस सबको बेवकूफ बोलकर वहां से निकल गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक टॉयलेट जाने के लिए इतना ड्रामा क्यों? क्योंकि ये प्रिजनर कोई आम मुजरिम नहीं, बल्कि देश की डिक्टेटरशिप को हिलाकर रख देने वाले लीडर्स में से एक था। साल 1973 में जब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट फेल हो गया तो मिलिट्री ने 3 बहुत ही हाई प्रोफाइल मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, होजे, रोसेनकॉफ और हॉइदोब्रो। इन तीनों को सीक्रेटली एक बेस पर लाया गया जहां उनके कपड़े उतार दिए गए और उन पर पेट्रोल डाल दिया गया। उन्हें सख्त आर्डर था कि वो पूरी रात बिना हिले दीवार से दूर सीधे खड़े रहेंगे। अगर उन्होंने एक भी गलती की तो वहीं शूट कर दिए जाएंगे। अगले दिन जब उनकी आंखों से पट्टी हटी तो उनके सामने सिर्फ एक खौफनाक और डार्क सेल था। उनकी जिंदगी में बस एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर की रोशनी अंदर आती थी। लेकिन तभी अचानक गार्ड्स ने उस खिड़की को भी एक लोहे की भारी प्लेट से ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वो पूरी तरह से एक घुप अंधेरे में कैद थे। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। डिक्टेटर पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो इन्हें मार नहीं सकता था। उसने तय किया कि वो इन्हें ऐसा टॉर्चर करेगा कि ये खुद पागल हो जाए। डिक्टेटर खुद उनके सेल में आया और उसने एक बहुत ही भयानक वार्निंग दी। उसने कहा कि तुम लोग अब प्रिजनर नहीं बल्कि हमारे होस्टेज हो। अगर बाहर तुम्हारे लोगों ने एक भी वायलेंस किया तो तुम तीनों की जान उसी सेकंड ले ली जाएगी। अब इन पर हर पल एक भयंकर मेंटल प्रेशर था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है और उनकी मौत का फरमान किस पल आ जाए। वक्त बीतता गया और टॉर्चर का लेवल भी बढ़ता गया। काफी टाइम बाद जब रोसेनकॉफ को अपनी फैमिली से मिलने की परमिशन मिली तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट सामने आया। अब यहाँ हम देखते हैं कि रोसेनकॉफ बहुत ज्यादा कमजोर और पीला पड़ चुका था। उसकी 7 साल की बच्ची उसे इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे एक झूठी स्माइल देकर शांत कर ही रहा था कि तभी अचानक उसके बूढ़े पिता को डिमेंशिया का सीरियस अटैक आ गया और वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे। रोसेनकॉफ भागकर अपने पिता को उठाना चाहता था, लेकिन गार्ड्स ने उसे कसकर अपनी जगह पर ही जकड़ लिया। वो लाचार था। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार टूट रहा था और वो चाहकर भी एक कदम नहीं बढ़ा सकता था। ये इमोशनल दर्द उन फिजिकल घावों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। साल 1975 आ चुका था। अब उनके पास सरवाइव करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं बचा था। इन तीनों को एक बहुत ही छोटे और घुटन भरे अंडरग्राउंड सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ये जगह इतनी छोटी थी कि हाथ फैलाने पर दोनों दीवारें छू जाती थीं। गार्ड्स इनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करने लगे। कभी कभी तो उनके पानी पीते वक्त गार्ड्स उनके सिर पर यूरिनेट कर देते थे। होजे को तो एक ड्रम जैसे ओवल शेप के सेल में डाल दिया गया था, जहां अकेलेपन और घुटन की वजह से उसे भयानक हॉलुसिनेशन होने लगे थे। उसका दिमाग पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर था। लेकिन तभी हॉइदोब्रो के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दीवार पर अपनी उंगलियों से दस्तक देकर मोर्स कोड में बात करने का प्लान बनाया। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन लगातार 1 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद वो दीवार थपथपाकर एक दूसरे से आराम से बातें करने लगे। इस छोटे से सीक्रेट कम्युनिकेशन ने उन्हें उस नर्क जैसी जगह में भी जिंदा रखा। कुछ समय बाद एक नया ट्विस्ट आता है। रोसेनकॉफ को पता चलता है कि एक गार्ड हमेशा एक लड़की को लेकर परेशान रहता था जो उसे भाव नहीं देती थी। रोसेनकॉफ ने दिमाग लगाया और उस गार्ड को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव लेटर लिखकर दिया। उस लेटर का मैजिक ऐसा चला कि गार्ड को वो लड़की मिल गई। ये बात जेल के लेफ्टिनेंट तक पहुंच गई और उसने भी रोसेनकॉफ से अपने लिए पोएम्स लिखवाना शुरू कर दिया। इसके बदले में रोसेनकॉफ को कभी कभी अच्छा खाना और रेडियो सुनने का मौका मिल जाता था। लेकिन ये छोटी सी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। अचानक एक रात उन्हें फिर से एक बहुत ही छोटे और डरावने सेल में फेंक दिया गया, जहां हवा तक पास नहीं होती थी और ऊपर एक लाइट लगातार अजीब तरीके से जलती बुझती रहती थी। इस टॉर्चर से होजे का दिमाग फिर से जवाब देने लगा। उसे ऐसा फील होता जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर ड्रिल मशीन चला रहा हो। वक्त अपनी स्पीड से आगे बढ़ा और साल 1979 आ गया। अचानक जेल का माहौल एकदम बदल गया। सारे सेल साफ कर दिए गए, नए और साफ बिस्तर आ गए और उन्हें रेडियो दे दिया गया। ये सब कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि रेड क्रॉस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई थी। लेकिन वो तीनों इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने टीम के सामने एक भी कंप्लेंट नहीं की। वो जानते थे कि अगर आज वो उनके सामने मुंह खोलेंगे तो टीम के जाते ही उन्हें मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी।
उधर होजे की हालत अभी भी बहुत खराब थी। जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो उसने डरते हुए कहा कि मेरे दिमाग में इन लोगों ने कोई ट्रांसमीटर चिप लगा दी है। उसकी माँ ने टेबल पर हाथ मारा और उसे डांटते हुए एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उसने कहा कि वो लोग तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करके तुम्हें पागल बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें जीतने नहीं दोगे। तुम्हें अपने दिमाग के लिए फाइट बैक करना होगा। इस एक बात ने होजे के अंदर एक नई आग जला दी। उसने जेल के वार्डन की सीक्रेट अफेयर की बातें नोटिस कर ली थीं और उसे सीधे ब्लैकमेल करके अपने लिए एक डॉक्टर अरेंज करवा लिया। डॉक्टर ने होजे की हालत देखकर उसे समझाया कि अगर तुम्हारे पास जीने की कोई वजह नहीं है तो किसी भी छोटी सी चीज को अपना होप बना लो, चाहे वो एक छोटा सा ख्याल ही क्यों ना हो। उस दिन के बाद से होजे के हॉलुसिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब गेम पलटने वाला था और डिक्टेटरशिप का एंड एकदम नजदीक आ चुका था। साल 1983 में उसी पोएम वाले लेफ्टिनेंट ने एक बड़ा रिस्क लेते हुए इन तीनों को एक साथ बाहर मिलने की परमिशन दी। इतने सालों के टॉर्चर के बाद जब तीनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बॉडी भले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनका विजन अभी भी एकदम क्लियर था। फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। साल 1985। होजे ने अपने सेल में एक छोटे से पॉट में जो बीज बोया था वो अब एक खूबसूरत फूल बन चुका था, और उसी के साथ उनका 12 साल और 4323 दिन का वो खौफनाक टॉर्चर खत्म हुआ। जब वो तीनों जेल की बस से बाहर निकले तो पूरी पब्लिक उनका एक रियल हीरो की तरह सड़कों पर वेट कर रही थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होता है। उनकी लाइफ यहाँ रुकी नहीं। जेल से निकलने के बाद हुइदोब्रो आगे चलकर देश का डिफेंस मिनिस्टर बना और रोसेनकॉफ एक बहुत बड़ा राइटर और कल्चरल डायरेक्टर बना। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब होजे, जो कभी उस छोटे से ड्रम वाले सेल में पागल हो रहा था, वो 75 साल की उम्र में उरुग्वे देश का प्रेसिडेंट बन गया। अपनी सादगी की वजह से उसने दुनिया के सबसे गरीब और सिंपल प्रेसिडेंट के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर सरवाइव करने और लड़ने का विल पावर हो तो वो किसी भी नर्क से बाहर आ सकता है और दुनिया बदल सकता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन और कहानी सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहूं।